यह सेल्फ कंसेप्ट आपको छोड़कर ना जाए। आपके अंदर वो सारी की सारी शक्ति और सामर्थ्य विद्यमान रहे जिसके लिए आप बने हुए हो। आप जो हो वो अपनी मौलिकता ना खो दो। आप में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के साथ आप काम कीजिए। जो आप हैं वो आपका दिखना चाहिए। जो आप में इनेट पावर है वह इनेट पावर आपका एक्सटर्नल पावर एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। यदि आप इस ऐसे काम करने में समर्थ हैं या इस तरीके से आपको मोटिवेट किया जाता है जिससे आपकी भावनात्मक समस्याएं पैदा नहीं होती हैं, तो आप आसमान को भी छू सकते हो। आसमान को छूना मतलब हर एक कठिन विषम से विषम परिस्थिति को भी आप पार कर सकते हो। और यदि आपका जो भावनाएं हैं, जो आपकी फीलिंग है, ये फीलिंग यदि हर्ट होती है, यदि आपको भावनात्मक रूप में सप्रेस किया जाता है, आप जो सोचते हो, जो करना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, वो ना आप सोच सकते हो, ना कर सकते हो, ना कह सकते हो। आपको पता है एक चीज मैंने पढ़ा था पर्यावरण के संबंध में, कि यदि आप किसी पेड़ के पास, पेड़ निर्जीव माने क्या, सजीव तो है पर वो सुन नहीं सकता है, यदि आप किसी पेड़ के पास रोज जाकर ये कहो कि ये बकवास है, ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, यदि आप किसी पेड़ के सामने भी जाके ये कहते हो तो वो कुछ दिनों में पेड़ भी सूख जाता है। मुझे लगा ये पेड़ के सामने कहने से पेड़ कैसे सूख जाता है। मतलब आपके कहने का इतना फर्क पड़ता है। सर वो नकारात्मक उसके भाव जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पेड़ सुनता है आपके नकारात्मक भाव, जया? वो सर वो नहीं, फीलिंग करते हैं। एक 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 इन्वॉल्वमेंट। एक इंद्री जीव, जया, एक इंद्री जीव पंच इंद्री की बातें सुन सकता है, कर्ण संबंधी? नहीं सर वो देख, ऊर्जा जो रहती ना सकारात्मक सोच की, वो उसका प्रभाव पड़ता है सब बहुत उनको। बढ़िया। मतलब जो आपकी नकारात्मक सोच का जो प्रभाव है ना, जो आप सोच रहे हो, जो उसके सामने वाला पेड़ ना देख सकता है ना सुन सकता है आपके लिए, बस आपको फील कर सकता है। और यदि उस पेड़ के सामने भी आप नकारात्मक बोलते हो तो कुछ दिनों में पेड़ भी सूख जाता है। जब पेड़ सूख सकता है तो इंसान नहीं सूख सकता है। जब पेड़ बदल सकता है तो आदमी नहीं बदल सकता है, व्यक्ति नहीं बदल सकता है। सोचो कि यदि जब एक ही कंडीशन में एक ही व्यक्ति की जब भावनात्मक जो फीलिंग है, जो आपकी फीलिंग है, ये हर्ट की जाती है। कल मैंने आपको कहा था कि आपकी क्लास में रोज टीचर आके कहे कि इसे पढ़ाना नहीं आता, पढ़ाना नहीं आता, इसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो कुछ दिनों बाद ऐसी कंडीशन आती है कि हम अपने आप को यही मानने लगते कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे पढ़ाना ही नहीं आता है, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे किसी के सामने मैं बोलूं और लड़खड़ा जाऊं तो अंतुगत तो मुझे ये लगता है यार मेरी तो जो क्वालिटी थी वो खत्म हो गई। अब मैं स्टेज पे जाकर बोल नहीं सकता हूँ, मैं अपने आप के जो मन के विचार हैं उन्हें कह नहीं सकता हूँ। ये हमारा जो मॉरल है ना, जो कॉन्फिडेंस है, ये हमारी जब जब भावनात्मक समस्याएं हर्ट होती हैं तब तब हम इस तरीके का सोचना चालू कर देते हैं। और ये सहज है, इसके लिए कोई नई चीज नहीं, माने ये इतनी गजब की साइकोलॉजी है कि जिसे बिना समझाए भी हमें समझ में आने लगता है। किसी व्यक्ति को ये कहा जाता है ना कि तुम गरीब हो, गरीब हो, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, जब हमें 50 बार ये चीजें सुनने को मिलती है तो अंत में हमें लगने लगता है यार वाकई में मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मेरे पास तो ये चीजें ही नहीं है। लोग कहते हैं ना, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार गरीब के पास होती है कि अमीर के पास होती है? आमिर के पास। अमर के पास। पक्का? सर मेरे ऐसा कह नहीं मेरे सकते हैं क्योंकि कई बार अपूर्वा को ना पक्की साइकोलॉजी आने लगी। मतलब आप सोचो कि जैसे कार होती ना, कार तो कहते हैं सब अमीर के पास होती, फर्क नहीं पड़ता अमीर हो तुम, क्योंकि मेरे पास मारुति 800 है, जब भी मर्सिडीज के आगे पीछे चलता हूँ ना तो मैं हीन भावनाओं से ग्रस्त हो जाता हूँ। साहब उनके पास तो मर्सिडीज है, सर उनके पास तो जैगवार है, उनके पास तो ऑडी है, गाड़ी 50 लाख से कम की नहीं है।
और अपनी 2,80,000 रुपए की है, वो भी सेकेंड हैंड। अब मुझे बताओ, अब ये बड़े आदमी के पास होती कि गरीब के पास होती? जिसके घर में मारुति 800 है ना, उसे आवश्यकता भी होती ना, अति आवश्यकता होती तभी वो चलाता है, वरना वो रखी रहती है घर के बाहर। उसको बंदा ना कवर भी नहीं ढाकता है, पता है आपको, मारुति 800 को। 4 व्हीलर है भाई, क्या फर्क पड़ता है, 4 व्हीलर है। क्योंकि चारों तरफ उसके विषय में कहा जा रहा है, हर व्यक्ति कहता है अच्छा अच्छा मारुति 800 खरीदी आपने? नहीं नहीं, मैंने हुंडई की खरीदी। अच्छा हुंडई की कौन सी खरीदी? कौन खरीदी? वाह वाह वाह, कितने की खरीदी? 4 लाख की। कौन खरीदी? मैंने इससे सस्ती गाड़ी मार्केट में कोई नहीं है। कभी आपने सुना है कि नैनो किसी ने खरीदी और मिठाई बांट रहा हो? क्यों नहीं बांटता? नैनो खरीदने वाला मिठाई क्यों नहीं बांटता है? सर क्योंकि बांटनी तो सबको पता है चाहिए। 1.5 लाख। अरे मैडम सही है, चाहिए तो अलग अलग चीजें हैं। 1.5 लाख की गाड़ी खरीदने के बाद क्या सबको लगता है अच्छा अच्छा नैनो खरीदी है, ढका हुआ ऑटो, यही कहते हैं ना, ये ढका हुआ ऑटो है भाई, नैनो कौन सी बड़ी बात है? इसका मतलब ऑटो भी ये नहीं है आता कि है उस शायद, बाइक आ सकती है, ऑटो भी शायद नहीं आता सर। मुझे नहीं पता मैडम साधना, ऑटो मैंने खरीदा, मैंने नहीं खरीदा कभी ना ऑटो खरीदा है ना नैनो खरीदी है, ना मेरे पास 800 है। हम बाइक वाले हैं, ठीक है। सुनिए बात सुनो, क्या कहना चाहता हूं मैं इसके पीछे। मैं ये कह रहा हूं कि जो उसके प्रति भावनात्मक समस्याएं हैं ना, मतलब लोगों ने आपकी जो थिंकिंग है, इस थिंकिंग के बारे में ऐसा ही बना दिया है कि ये तो लो लेवल की चीजें हैं, ये तो सबसे सस्ती चीजें हैं। पर अपने आप में सोचो, मैंने जिसने नैनो खरीदी है उसने भी 1-1 रुपया इकट्ठा करके नैनो खरीदी। यदि उसके पास 20 लाख होते तो नैनो क्यों खरीदता? उसकी इमोशंस कितनी है उसी चीज से। यदि कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदता है ना, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए भी उसने कितना पैसन, कितना 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 करके जाता है, तब जाने के बाद एक सेकंड लेकर आता है। कई लोगों की तो जिंदगी की कमाई लग जाती है उसमें खरीदने में। और मार्केट में माने लोगों के बीच में क्या आता है, अच्छा अच्छा ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। दिल्ली में तो जी 50,000 रुपए की मिल जाती, दिल्ली में तो 40,000 रुपए में मिल जाती। मतलब आप समझने की कोशिश करना कि जब जब हमारी भावनात्मक जो हमारी फीलिंग है, इस फीलिंग को हर्ट किया जाता है तो हम अपने आप में ही अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। आपने देखा है ना, जिसको व्यक्ति कहते हैं ना कि ये इनका जो कलर है ना थोड़ा सा डिम है, थोड़ा सा ये काले हैं। काले मतलब काले तो नहीं कहना चाहिए, भारतीय काले तो नहीं होते हैं, क्योंकि यदि भारतीय काले हों तो दक्षिण भारत के लोगों को आप क्या कहोगे? और यदि दक्षिण भारत के लोगों को आप काले कहोगे तो निग्रोओं को क्या कहोगे, जो चट्ट काले हैं। पर अभी मैं एक दिन फेसबुक पे देख रहा था, इंटरनेट पे देख रहा था, कहाँ देख रहा था कि दुनिया की सबसे काली लड़की जो है, दुनिया की सबसे काली, ऐसे लगता है जैसे उसको ब्लैक पेंट कर दिया गया हो, वो 50 लाख रुपए महीने कमा रही है मॉडलिंग बहुत करके, सुंदर है वो, मॉडलिंग है, मॉडल है। यस सर। है ना। वो 50 लाख रुपए कमा रही है। तो मुझे लगा ये काली कैसे कमा सकती है? पर उसकी जो भावनात्मकता थी ना, वो हर्ट नहीं उसने होने दी। लोगों ने तो कहा उसको काली है, बिल्ली है, XYZ, आप जानते हो क्या क्या कह सकते हैं, है ना। पर उसकी जो फीलिंग थी ना, उसने फीलिंग को अपनी हर्ट नहीं करने दिया। एक ऐसी महिला है जिसके ओंठ ना इतने चौड़े हैं, इतने लंबे लंबे ओंठ हैं, वहीं की है, अफ्रीका की, और वो भी मॉडलिंग कर रही है जबरदस्त। दुबले पतले लोग मॉडलिंग कर रहे हैं तो मोटे मोटे लोग भी मॉडलिंग कर रहे हैं। कौन? जिनकी फीलिंग हर्ट उन्होंने नहीं होने दी। वरना लोग तो दुनिया में तो हर एक चीज को हर्ट करने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो आप किस तरीके से हर्ट ना हो, इसके लिए आपको तैयार होना है। आप किस तरीके से अपना मनोबल बचा के रखें, इसके लिए आपको तैयार होना है। देखो अपूर्वा, वर्षा, आपको लेग पुलिंग करने वाले हजारों लोग मिलेंगे, हम जैसे लोग भी आपकी लेग पुलिंग करेंगे। अच्छा आपको कुछ भी नहीं आता? सर आता नहीं होता तो आपकी क्लास में कैसे होते?
यदि हमें नहीं आता होता तो ये 50 डिश हमने कैसे बनाई होती, नहीं बनाया होता तो आप जैसे शौकीन व्यक्तियों को रोज खाना कैसे खिला के प्रशंसा करा रहे होते। एक चीज गड़बड़ हुई ना, हो जाने दो भाई, अगली बार सही बन जाएगी। कम से कम मुंह पे नहीं बोल सकते हम तो अंदर सोच तो सकते ना ये बात। अदिति, सोच सकते कि नहीं सोच सकते? और यदि हम ये भी नहीं कर सकते हैं ना, ये भी नहीं कर सकते हैं, तो लोग तो आपको जीने ही नहीं देंगे। कहीं ना कहीं से आपकी लेग पुलिंग करने के लिए तैयार ही बैठे हैं। अब फिर आप क्या करोगे मुझे ये बताओ। यदि लोग हमारी लेग पुलिंग करने के लिए ही तैयार बैठे हुए हैं, पूरा मार्केट इसी तरीके का है नेगेटिविटी का, तो हम कैसे जीवन अपना जिएंगे? कैसे हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे? कैसे हम अपने आप को समाज में रहने के योग्य अपने आप को बना पाएंगे? कैसे करेंगे बताओ? हाँ, इग्नोर इग्नोर करो और करो ना। अपने में पॉजिटिविटी लाके रखो, मतलब वो भले ही जो भी आप बोल रहे हो उससे। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इग्नोर करना चाहिए, ठीक है ना। पर आपको इग्नोर करने के बाद भी तो टेंशन रहती है। हम कहते हैं ना, वो व्यक्ति ना क्या बोलते हैं ना, मुझे उसने गालियां दी, हम इग्नोर कर देते हैं। कोई बात नहीं, दे देना, भूत है वो तो, बेवकूफ है वो तो, गालियां देता ही है, पागल है ना। अंत में हम सब व्यक्तियों से यही कहते हैं, वो पागल व्यक्ति यार मुझे गाली देके चला गया, 2 दिन तक हमें खाना नहीं खाया जाता, पागल आदमी हमें ये बोल के चला गया। और जब उसको आपने पागल मान ही लिया है तो फिर हैरान होने की क्या आवश्यकता है? पागल तो पागल ही है ना। पर इसका मतलब है अभी भी आप उसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हो। दीपिका हाड़ा, समझ में आया? तो जो आपका भावनात्मक रूप से जुड़ने का तरीका होता है ना, ये इस तरीके को आपको बदलना है। देखो एक बार क्या हुआ, एक कथानक पढ़ा था मैंने दैनिक भास्कर में कि गौतम बुद्ध अब तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति आता है, उन्हें बहुत ज्यादा गालियां देता है और चलता बनता है। कल फिर आता है, कल फिर गौतम जी को, बुद्ध जी को वहां देखता है और फिर गालियां देता है और चलता बनता है, ध्यानस्थ है। तीसरे दिन आता है, उस समय वो ध्यान नहीं किए रहते और ये भी अच्छे मूड में होता है व्यक्ति, आके बोलता है गुरु जी मैं आपको रोज आके गालियां देता हूँ और आप कुछ जवाब ही नहीं देते हो, ऐसा क्यों करते हो? गौतम बुद्ध ने उनको समझाया कि भाई मुझे एक बात बता, यदि मैं आपके घर में आऊं और आप मुझे खाना खिलाओ और मैं यदि वो खाना नहीं खाऊं तो वो खाना किसके पास रहेगा? किसके पास रहेगा? उसी के पास में। व्यक्ति के गौतम पास। बुद्ध के पास। नहीं नहीं, नहीं, जो वो के पास व्यक्ति रहेगा। जो गाली व्यक्ति के दे रहा पास है, जो गाली व्यक्ति दे गाली रहा दे रहा है, मतलब वो बोलता है, कहने का तो वो बोलता है हे मुनिराज, मैंने जो भी उसने संबोधन किया हो जॉनसन, वो बोलता है मैंने आपको मैंने बदतर गालियां दी हैं, गंदी से गंदी गालियां दी हैं, मैंने मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी गालियां दी हैं योगिता पंड्या, ठीक है जी ना। सर। अब ऐसी यदि मैंने गालियां दी हैं तो अब वो पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, मैं आपके घर में खाना खाने आऊं और मैं आपका खाना नहीं खाऊं तो वो खाना किसके पास रह गया? जो व्यक्ति दे रहा था उसी के बोले भाई उसके तुम्हारी पास। गालियां तुम्हारे पास रही, मैंने तो तुम्हारी गालियां ली ही नहीं। मैंने, आपको लगता है कि गौतम बुद्ध भगवान थे? कल आपको मैंने राम का कथानक सुनाया, लक्ष्मण का कथानक सुनाया, तो आपको लगता है राम और लक्ष्मण भगवान थे, है ना। पर उनका जो भावनात्मक जो फीलिंग एक्सपेक्ट था ना, ये बहुत ही दृढ़ था। ये दूसरे व्यक्ति से इंस्पायर होने वाले और दूसरे व्यक्ति से क्या कहें नेगेटिव इंस्पायर होने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कथानक होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मतलब परिस्थिति हमारे सामने अपूर्वा ऐसी बन जाए, अर्चना ऐसी बने कि हमारे लिए आके 4 बातें कोई सुना के चला जाए, तो आपको भी गौतम जी जैसे ही इच्छा होनी चाहिए या अंदर से भाव आनी चाहिए कि देख ये हमें इतनी गंदी गालियां देके गया है और यदि ये गालियां मैं ना लूं तो अर्चना सोलंकी की गालियां किसके पास रहेंगी? अर्चना सोलंकी के पास। के पास। मम्मी के पास ही रहेगी।
पर ऐसा आता है विचार, ऐसा आपके पास विचार आता है? नहीं। हमें तो लगता है साले ने गालियां कैसे दी, मैं लड़ने जाऊंगा। तो गालियां दे कैसे सकता है? इसके मुंह में दांत कहाँ से आ गए? साहब दांत से गालियां नहीं दी जाती, जीभ से गालियां दी जाती। मतलब आप ना चाहते हुए भी अपनी जो फीलिंग है उसको जोड़ लेते हो, और जो भले मानस होते हैं वो अपनी बुद्धि पूर्वक, माने हम कह रहे हैं कि मैं अर्चना को गाली दे रहा हूँ, मैं अपूर्वा को गाली दे रहा हूँ, मैं बरखा को गाली दे रहा हूँ, नाम लेके गाली दे रहा हूँ, तब भी ये कहते हैं लोग साहब मैंने धूल झड़ा लेता हूँ ना अपने हाथ की पैर की कपड़ों से, ऐसे मैंने गालियां झड़ा दी, मुझे लेना ही नहीं तुम्हारी, कर लो तुम क्या कर रहे हो। अब बोलो समझदारी किसको कहोगे आप? समझदारी हम किसको कहना चाहिए जया, किसे कहेंगे? सब समझदारी तो ये है सामने वाले की बात हम वो गाली सुन के अनसुना कर दे। हम ले ही नहीं, हम ले ही नहीं। पर ये भाव जो टेंडेंसी है ना, ये हमारे अंदर विकसित नहीं हुई, क्योंकि हमें हमारी शिक्षा ने कभी ये सिखाया ही नहीं, हमें कभी किसी ने ये मोटिवेट किया ही नहीं। हमें तो ये सिखाया गया कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। और हम देते भी हैं, अपना माथा फोड़ के आ जाते थे। अब तो चिल्लाते पूरी जिंदगी भर उसको दुश्मन की तरह देखते, और ज्योतिष ऐसे ही करते हैं ना पूरी जिंदगी, माने नहीं जिससे हमारी थोड़ी कहा सुनी हो जाती है, जब जब ये हमारे सामने आता है वो हमारे कहा सुनी हमारे दिमाग में पहले आ जाती है, उसका चेहरा देखते ही। नहीं सर, इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि लाइफ क्या बहुत बात बड़ी और कर रहे ये हो, सब जो क्या बात कर रहे हो ज्योति? मैं हाँ, आपको और इतना सब कुछ याद एक रखेंगे तो फिर आगे कैसे चल ज्योति पाऊंगी। मैं आपको एक शब्द कह देता हूँ, एक शब्द कह देता हूँ, जब जब आप मेरी क्लास में या मेरा मुंह देखोगे ना, रास्ते से जा रहे होगे, तो मुझे पहले बाद में रिकॉग्नाइज करोगे, पहले आपको वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। ये आप भले पढ़ाते बहुत अच्छा है सर, समझाते बहुत अच्छा है ना, पर ये है तो दुष्ट। उस दिन इसने मुझे ये बोल नहीं दिया था। नहीं सर, आप ऐसा कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे बारे में, मैं अपने आप को उदाहरण में ले रहा हूँ इसलिए, बाकी के ऐसा नहीं है कि हमें वो व्यक्ति और उसकी बुराइयों के साथ याद नहीं आता हो, वो व्यक्ति और उसकी अच्छाइयों के साथ वो याद नहीं आता हो। ये हमारा नेचर है, क्योंकि हमारे जो इमेजिनेशन, आइकॉनिक और सिंबॉलिक नॉलेज होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और उसके साथ ही ये वर्क करते हैं। इसमें आपको उसको आप अपने ऊपर मत लीजिए, पर ये स्वाभाविक है। जैसे आप कोई चीज ना अभी राजवाड़ा से लेकर आते हो, और राजवाड़ा से लाई हुई एक ही चीज है, मानो मैं राजवाड़ा से शर्ट लेकर आया हूँ और मिल नहीं रही है, तो मैं पूछता हूँ वो मेरी ग्रीन शर्ट कहाँ है, तो मम्मी पूछती कौन सी ग्रीन शर्ट, तो हम कहते हैं वो राजवाड़ा से लेकर आए थे, वो रखी है, उठा लो। मतलब आप समझ में आया कि उसमें भी हमने सिंबल तैयार कर लिए। तो राजवाड़ा की शर्ट थी, राजवाड़ा के लिए थी, अब इसका अभी क्या मतलब है, ये क्या हम पहनेंगे उसको, या उसमें क्या मतलब निकल के आएगा? और ठीक है साहब, ऐसे ही वो व्यक्ति से भी हमारे सिंबल यूज होते हैं। इवन कि इतने भी सिंबल हम यूज करने लगते हैं, यदि किसी दिन एक टीचर आया था क्लास में और गलती से उसका वो कील लगी हुई थी बेंच में, और उसका पेन फट गया पैर से, वो इधर जाने के बाद ना घुटना उसका दिखने लगा। जब जब वो टीचर सामने आता है ना, मुझे वो फटा हुआ घुटना आज भी दिखाई देता है। सही कह रहा हूँ ना कि गलत कह रहा हूँ? अपूर्वा याद आता सही है, है ना? सही है सर। हाँ सर, आता ही ना, सही है वो सर। जब जब हम उस व्यक्ति की चर्चा करते हैं, तब तब उसका वो फटा हुआ घुटना मुझे भी अभी भी दिखाई देता है। माने इतना 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 हमारा वो जो फीलिंग लेवल है ना, जो हमारा सोचने का तरीका है, वो इतना हम किसी चीज से कनेक्टेड रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? मान लो कोई गालियां दे तो क्या करना चाहिए? सब आपने ऐसा कह दिया तो लोग कहते हैं ना, जैसे मान लो दुष्टों के बीच में ही हम बसे हों, जो रोज हमारी फीलिंग है ना, जो हमारी जो भावनात्मकता है, इसको रोज हर्ट करते हो, ऐसे लोगों के बीच में हम बसे हों, तो क्या करना चाहिए? तो मान लो जैसे कहीं पर पट्टी डली हो, ठीक है कुसुम जोशी, यदि कहीं पर पट्टी डली हो तो कितने बार देखना चाहिए उसको?
अदिति, कितने बार देखना चाहिए 40 को एक दिन में? हेलो हाँ जी कुसुम बोलो। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। ज्योति, कितने बार देखना चाहिए? सर जब बोले निकले उस पे पैर ना सर, पड़े, बस इतना ही देखना चाहिए। बोले सर पागल हो गए, हम तो उस तरफ देखेंगे ही नहीं। हाँ सर कि सही बात देखोगे है, हम तो देखेंगे ही। बुद्धि तरफ बुद्धि लगा के देखोगे, अरे अरे ये देखो ना, ये कैसी काली काली है, ये पीली पीली है, कैसी कैसी है XYZ। तो देखोगे नहीं? देखो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कभी सर, नहीं। जब जब हम गंदगी को देखेंगे ही नहीं, हमें पता है कि ये गंदगी पड़ी हुई है, तो हम उस तरफ देख लिया ना कि वहां पड़ी है, बस इतना देखेंगे कि उस तरफ हमारे पैर नहीं जाए। हमारे क्या मतलब है ये कैसी है, कौन सा कलर है, कौन सी डिजाइन है, क्या चीज रखी हुई, हमें मतलब ही नहीं ना, फेंको ना, जाने दो। ऐसे ही जो जो आपकी मेरी उदाहरण समझना कि जो हमारी भावनात्मकता को प्रभावित करते हैं, तो जो आपकी फीलिंग को प्रभावित करते हैं, उनको बस वैसा ही समझो। मतलब आप उस विषय पे चर्चा नहीं करना चाहते, बोले सर ठीक गंदी बात है, ठीक है भाई सच नहीं बात बोलेंगे। बात समझो कि वो चर्चा का विषय ही नहीं है ना, उस पर हमें चर्चा ही नहीं करनी है। वो गंदा है कि अच्छा है, कोई विषय है क्या? बोले सर जो आपने उदाहरण दिया ये कोई विषय है, बात करने का मुद्दा है क्या? नमस्कार। सर मुद्दा ही नहीं है सर बात करने का। ऐसे ही जो लोग आपकी भावनात्मकता को प्रभावित करते, माने आप गांठ बांध लीजिए, जो आपकी भावनात्मकता को प्रभावित करते हैं उनको बस केवल वही मानना जो मैंने आपको कहा है। होगे भाई तुम ज्ञानेश्वरी, तुम होगी बहुत बड़ी, पर यदि आपसे मेरी भावनात्मकता प्रभावित होती है, आपके कारण मेरी भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो हम आपको वैसा ही समझेंगे। आप हमारे लिए किसी प्रकार के सहयोगी नहीं है, क्योंकि आप हमारी मानसिक शांति में विघ्न उत्पन्न करते हैं। आपसे मिलने के बाद हम चैन से बैठ नहीं पाते हैं, आपसे बात करने के बाद ना हम क्षुब्धता आ जाती है, अंदर से मन खेद में पहुंच जाता है। क्यों बात करेंगे भाई हम आपसे? देखो मैं आपको घर बुलाता हूँ, आपको मैं चाय पिलाता हूँ, ठीक है ना, आपको मैंने बुलाया, चाय पिलाया, है ना, और आप ना हमारे घर में आके कहते हो यार ना सर आप ऐसे लग रहा है करिया से होते जा रहे हो। अरे भाई करिया से क्या होता है? नहीं नहीं यार मैं काला वाला तो नहीं हूँ। नहीं नहीं सर आप दिख ही रहे, करिया ही दिख रहे हो आप। यार भले आदमी, मैं करिया हूँ, गोरा हूँ, अच्छा हूँ, अच्छा नहीं हूँ, तो मैं तो अच्छे से चाय पिला रहा हूँ ना, चाय पी लो खिसक लो यहाँ से। अब उसको देखने के बाद ना सुबह में यार ना मेरी स्किन जलने लगी है, तो मैं सनस्क्रीन लेकर आ गया, एक पत्थर बाहर से उठा के ला के लेके आ गया कि साहब इसको ना घिस घिस के ना एकदम गोरा चट्ट हो जाना चाहिए। नहीं बदलती इससे काया, पॉसिबल ही नहीं है। आप कितनी फेयर एंड लवली लगा लो, गोरे नहीं हो सकते, क्योंकि हमें प्रकृति ने बनाया ही नहीं है। पोत लो, पोतने के बाद शाम को धो लेना, 10 मिनट के ये सारे के सारे आडंबर हैं, 10 से सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आपका अधिकार नहीं है। तो सबसे अच्छा काम क्या, मतलब देखो साइकोलॉजी इसके पीछे भी, कि जो लोग हैं ना, लोग हैं, उन लोगों ने भी हमारी साइकोलॉजी को कितना यूज किया हुआ है कि वो जानते हैं कि ये बंदा कैसे काम कर सकता है या कैसे काम करता है, और वो बड़े बड़े होल्डर लगा के दिखाते कि आपको ना 2 हफ्ते में गोरा बना देंगे। ये जो साबुन हमारा है ना, ये दूध क्रीम से बना हुआ है। डव शैम्पू में क्या क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, डव वो होती ना साबुन, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ऐड देखा है आप लोगों ने? ग्रीसलिन, मिल्क, 1/4 मिल्क बोलते हैं उसमें। मिल्क ग्लिसरीन। सर पूछना ग्लिसरीन तो चाहते उसमें थे, होता सबसे है। बुलवाना चाहते थे कौन कौन यूज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके यूज करने से, मैंने तो आपका चेहरा भी नहीं देखा है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं तो जानता भी नहीं हूँ, बस कभी आपस में मिलोगे तो 2-4 लोगों को ही मैं चेहरे से जानता हूँ। मैं आपके घर के बारे में जान के क्या करूंगा, या आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान के क्या करूंगा? सर ये और आप बोलना सब तो चाहता बोल है ही कि मतलब उसमें जो बोलते हैं वो डरता
भी नहीं है, मतलब मेरी तो कोई गलता थोड़ी है, ऐसा बोलते हैं बस उसका एडवर्टाइज करने के लिए। सर मतलब ये ठीक कि है, हम जानते बहुत कुछ है मगर फिर भी वो चीजों को नहीं मानते हुए, मतलब हमें पता है कि वो चीज नहीं यूज नहीं, करने से हमें कुछ फायदा मैं नहीं होने आपको वाला, मगर फिर भी यूज मैं करते हैं। मैं आपको भावनात्मकता के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो होल्डर लगाने वाले हैं या एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं नमिता, ये इतने गजब के लोग होते हैं, ये हमारी इसी चीज से खेलते हैं। उन्हें पता है 80% लोग इन्फीरिटी के शिकार हैं, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है। 80% नहीं, 100% लोगों में इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। कभी एडलर को पढ़ के देखना साइकोलॉजी में, और यदि एमएड करो तो मुझसे मैं पढ़ाऊंगा आपको सेकंड सेम में एडलर के लिए। तब मैं आपको बताऊंगा कि आप आईने के सामने, मैंने अभी हमारे क्लास में 52 कैंडिडेट्स हैं, ये जब जब आईने के सामने खड़े होते हैं तब तब अपने आप में कुछ ना कुछ कमी देखते हैं। लिख के दे देता हूं इस बात को, क्योंकि किसी को ना ये कम दिखाई देता है, किसी की नाक चौड़ी है, किसी की पतली है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी का रंग ऐसा है, किसी के बाल ऐसे हैं, किसी के हाथ ऐसे हैं, किसी का कुछ है। ये इसी का फायदा उठाकर ये सारी चीजें काम करती हैं। तो आपको मैंने बताया ना कि आप, ये डव की बात कर रहा था ना कि डव में ना 1/4 दूध और क्रीम है। आपको पता है कास्टिक सोडा में दूध मिला दो तो दूध फट जाता है, और फटे हुए दूध का क्या काम आता है? दही। पनीर। बाबा जी दही। दही। फटा हुआ दूध फटा हो गया, पनीर। उसमें कास्टिक सोडा डाला तो दही के भी काम का नहीं रहता ना कास्टिक सोडा, तो उसको सबको खराब कर देता है। बुआ के पास, बुआ बुआ बुआ, कास्टिक सोडा से दही नहीं बनता, वो तो खराब ही होगा सब चीज। नींबू डालो तो कास्टिक सोडा से दही बन जाता है, कास्टिक सोडा तो खत्म। अब उसमें ही आप दूध और क्रीम बता रहे हो, कैसे दोनों एक साथ काम करेंगे? कभी तेल लगाकर, छोटी साबुन माने जिसमें पावर कम होता है ना, उससे कभी तेल लगाने के बाद हाथ धो के देखना, हाथ ना चिकचिके हो जाते हैं। सर दही लगाने के बाद भी अगर आप साबुन लगाओ तो नहीं लगता है, तो वो फर्क तो हो ही जाता है। दही है सोचो और ना, इसे और चिकनाई हमें बता रहा है कि ये इसमें ना दूध है, क्रीम है, फला है, ढिका है, ये है, वो है, ये सब कुछ बताते हैं, सब ये चीजें हैं। अरे सब कुछ नहीं है, उसमें वही चीजें हैं, और केवल फ्रेग्रेंस डाला गया है, सेंट डाला गया है। इसमें फूलों की खुशबू है, फूल वूल नहीं है। इसमें सैंडलवुड है, चंदन है, सर चंदन नहीं है। और चंदन होता तो जो चंदन 20,000 रुपए किलो है, 15 रुपए में 100 ग्राम कैसे देता वो? 20 रुपए की 100 ग्राम की साबुन है मार्केट में, चंदन वाली, 200 रुपए किलो, 20,000 रुपए किलो से ज्यादा है चंदन। तो ये सब आपकी और हमारी साइकोलॉजी से खेलते हैं, ये हमारी भावनात्मकता से खेलते हैं, इससे हमें बचना। क्लियर? बात समझ में आई? तो यदि आप इस चीज पे कंट्रोल कर लो तो दुनिया में आपको दुखी करने वाला कोई नहीं है, और यदि आप इस पे कंट्रोल नहीं करते हो तो आपको गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वरना को सर 2 दिन हो गया अपन यहीं अटके हुए हैं इसी पेज पे। चलिए, इसमें देखिए कि जो भावनात्मक समस्याएं व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के कारण जन्म लेती हैं। जहां जहां आप अपने आप को कठिनाई में महसूस करते हो, वहां वहां आपकी जो भावनात्मक समस्याएं हैं वो जन्म लेना चालू कर देती हैं। जहां जहां आप फंस जाते हो, जहां जहां आप गॉट स्टिक हो जाते हो, वहां वहां आपकी प्रॉब्लम आपको घेरने लगती हैं। और ये भावनात्मक समस्याएं व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करके उसकी मानसिक शांति में विघ्न पैदा कर देती हैं। सोचो, इसको लिख लो आप अपनी अपनी डायरी में कि जब जब हमारी भावनात्मक समस्याएं व्यक्ति के व्यवहार को, माने जो जो आप काम कर रहे हो उसको वो प्रभावित कर देगी, करती है, और आपकी मानसिक शांति में विघ्न उत्पन्न कर देती है। मतलब आपको ढंग से सोने नहीं देगी, ढंग से खाने नहीं देगी, ढंग से उठने नहीं देगी, बैठने नहीं देगी, व्यवहार नहीं करने देगी, मानसिक शांति में खलल। ऐसी कंडीशन में निर्देशन सहायता द्वारा भावनात्मक नियंत्रण में सहायता मिलती है। इंजीनियर पूनम, प्लीज डोंट राइट ऑन माय स्क्रीन, ठीक है ना? और वो जब जब आपकी उसकी क्या बोलते हैं, खलल पड़ता है आपकी शांति में, तो आप भावनात्मक नियंत्रण में सहायता के लिए आपको किसी ना किसी व्यक्ति से निर्देशन लेना चाहिए। सर मैं जी नहीं पा रहा हूँ, सर उसका मुंह देखकर मुझे ना
घुटन होने लगी, सर इस घर में मैं नहीं रह सकता हूँ, सब वो ऐसा करता है वैसा करता है, मैं देख नहीं सकता हूँ। ऐसी कंडीशन में सबसे अच्छा आपको निर्देशक की सहायता लेनी चाहिए। या तो आप अपने आप को इतना सक्षम बनाओ ताकि आपको ये बाह्य चीजें प्रभावित ना हो करें, ना कर सकें। या तो आप अपने आप को इतना सक्षम बनाओ, और यदि सक्षम नहीं बनाते हो तो जो सक्षम व्यक्ति है या जो आपको समझा सकता है, जो आपके भावनात्मक स्तर पर आपको मोटिवेट कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से आपको मिलना चाहिए। इसके साथ ही निर्देशक उन कठिनाइयों का पता लगा सकता है जो आपको भावनात्मक स्थिरता को जन्म देती हैं। आपको कहाँ प्रभावित करने चीजें कहाँ प्रभावित करती हैं, आप कहाँ से प्रभावित होके आ जाते हो, वो चीजें सारी की सारी चीजें हम आपको जानती हैं और आप में स्थिरता लाने का प्रयत्न करते हैं, आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आप इस तरीके से समझ सकते हो। बात समझ में आ रही है आपके? और यदि आप ये काम कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेबल करोगे, आप दीर्घजीवी होगे। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो एक्चुअल में हमें निर्देशन लेना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति ऐसा ढूंढ के रखो जो आपको आपके इमोशनल लेवल पर आपको डेवलप कर सके आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवकाश काल का सदुपयोग। माने जब जब आपको छुट्टी मिलती है उस समय में आप क्या करते हो, बताइए। जब जब आप फ्री होते हो तो क्या करते हो? औषधियों के बारे में बुक जो पढ़ती काम हूँ। बुक पढ़ लेते हैं उन्हें करते हैं। पता है जब हम लोग जयपुर में थे ना, जब हम पढ़ रहे थे उस समय जब जब हम लोग फ्री होते थे ना तो हम सो जाते थे। जैसे जिस दिन आज पता लगा ना आज अंबेडकर जयंती है तो क्या करना, बोले खाना खा के सोना। सबसे बढ़िया काम, अंबेडकर जयंती, खाना खा के सो जाओ। और क्या आपको जैसे आपको लगा ना आज ये वाला ये है तो बोले ना आज है ना, तो बस आराम से खाना खाओ और सो जाओ। मकर संक्रांति है तो बोले या तो अपन खाना पीना अच्छा दबा के खाएंगे या तो पतंग उड़ाएंगे। और यदि पतंग उड़ाने में इंटरेस्ट नहीं है तो नेक्स्ट काम क्या करते थे हम? सोना। मूवी आप देखना। जानने लगी जाएगा। अब तो ये मूवी देखना सहज था। हम लोग हॉस्टल में उस समय ना टीवियां होती थी ना मोबाइल होते थे। 2000 से 2005 के बीच की बात है ये। सब बाहर घूम फिर के आ जाना। तो क्या करते थे, बस एक ही काम करते थे, सहज सो जाना। आप लोग क्या करते हो, सब अपना अपना चार्ट बनाना कि हम क्या करते हैं, मतलब अवकाश काल में छुट्टी के समय में आप क्या काम करते हो, है ना। कुसुम जोशी कुछ बोलती हैं हर बार पर उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाती। आप अपने माइक के पास आके बोला करो, है ना, या तो हम आपकी बात को सुन पाएंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं सुन पाते हैं। ठीक ओके है, चलिए चलिए अपन बात कर रहे हैं अवकाश काल के सदुपयोग की। यदि आप अपने लीजर टाइम जो होता है उस लीजर टाइम का यूज प्रॉपर कर लेते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्ड होते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। जैसे अभी क्लास में किसी ने कहा कि सर जब हमें खाली समय मिलता है तो हम पुस्तक पढ़ते हैं। हम जब पुस्तक पढ़ते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं होता हम सिलेबस की बुक पढ़ें, अथवा हमारे सिलेबस में अंबेडकर हैं, हमारे सिलेबस में स्वामी विवेकानंद जी हैं, हमारे सिलेबस में अरविंदो हैं, तो हम अरविंदो से जुड़ी हुई कोई और पुस्तक पढ़ते हैं। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि ये हमारे सिलेबस को सूट करेगी कि नहीं करेगी, पर हम उनके बारे में विशेष जानने का प्रयत्न करते हैं। कभी आप सही बताए ना, कभी आप पढ़ के देखो, विवेकानंद को पढ़ के देखो, आंखें खुल जाती हैं। क्या गजब का व्यक्तित्व हुआ। 34-35 साल की उम्र में उन्होंने पूरा का पूरा देश में एक वैचारिक हलचल पैदा कर दी 35 साल में। कभी आप स्वामी राम तीर्थ को पढ़ के देखो, 33 साल की उम्र में पूरा का पूरा संसार जिन्होंने हिला दिया। अब कभी आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ के देखो, जहां हम 4 साल 5 साल में उठना बैठना और क्या कच्छे बदलना नहीं सीखते हैं, उस काल में उन्होंने एक एक वेद का पारायण कर लिया था, जिस वेद को पढ़ने में 25 साल लगते हैं स्नातक होने में, और उस वेद को उन्होंने महारत हासिल कर ली थी 7 साल 8 साल की उम्र में।
कैसी वैचारिक शांति थी। पूरे भारत को चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित करके, चारों धाम जिसे कहते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में चारों धाम स्थापित करके पूरे भारत में एकता का शंखनाद किया था आचार्य शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में। अब पढ़ के देखो, और इनकी भी उम्र इतनी थी, 36 साल। मुझे तो ऐसे लगता है जितने लोगों की उम्र 36 साल है, इन्होंने अद्भुत अद्भुत कार्य किए, पर हम कभी उनको पढ़ते ही नहीं। हम केवल उतनी चीज पढ़ते हैं जितनी हमारे पेपर में आनी होती है। और अब तो और ना जाने हम किस युग में जी रहे हैं। अब तो हम केवल 20 क्वेश्चन 20 पढ़ते हैं और एग्जाम दे के आते हैं और 60% 70% लेकर बैठे हुए हैं, और हमें मतलब ही नहीं पढ़ने लिखने से। एक्चुअल में कभी पढ़ो, विवेकानंद को पढ़ो, कभी ऐसे आंखें खोल के रख देते, अच्छा इतना भी टैलेंट व्यक्ति में हो सकता है। आपको पता है ना, विवेकानंद की इतनी इतनी स्टैचू है, लोग इंस्पायर होते हैं, कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे, आपको पता है? विवेकानंद रहने वाले कहाँ के थे, आप बताओगे? अदिति तिवारी कहाँ के थे? विवेकानंद मूल निवासी कहाँ के थे? 1 मिनट बचा। सर कोलकाता में हुए। नमिता, कोलकाता। बहुत बढ़िया, कोलकाता के थे। और इनके जो गुरु थे ना, रामकृष्ण परमहंस, ये तमिलनाडु में रहते थे, तमिल में रहते थे रामकृष्ण परमहंस। और ये थे यहाँ कोलकाता के, वो बंगाली बोलते थे, वो तमिल बोलते थे। इनको, इनके जो टीचर थे, हिस्ट्री के टीचर थे, इन्होंने कहा कि यदि आपके जो आध्यात्मिक प्रश्न हैं इनके आप उत्तर चाहते हो तो आपको रामकृष्ण परमहंस से मिलना चाहिए। और वो रामकृष्ण परमहंस से बंगाल से चल के तमिलनाडु जाते हैं। रास्ते में एक तमिल क्या कर रहे हो? रास्ते में 2 तमिलियन आपस में लड़ रहे होते हैं। अब यदि